डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, जबकि यूजीसी नेट अभी एक लिम्बो में है। जून साइकिल का कुछ फेट पता नहीं चल रहा है और दिसंबर साइकिल के लिए स्टूडेंट ऊहापोह में है। दिस इज राइट टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल इज दिस यूजीसी नेट। ये है क्या भला, और क्या इससे आपको हासिल होता है, क्या मिलता है, क्या प्रोसेस है। ये इनफैक्ट एक सेकंड वीडियो है, मैंने बहुत पहले बनाया था, बहुत पॉपुलर हुई थी, लेकिन अब बहुत सारी नई चीजें इसमें आ गई हैं। तो चलिए नए ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। ऑल अबाउट यूजीसी नेट, ये सभी कोई भी सब्जेक्ट आपका हो आपके लिए यूजफुल है। वैसे तो मैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को गाइड करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं दो पार्ट में। पार्ट वन, ऑल यू शुड नो अबाउट यूजीसी नेट, एलिजिबिलिटी, वैलिडिटी, बेनिफिट एंड व्हाट नेक्स्ट। और यदि आप किसी बुक के बारे में सोच रहे हैं कि यूजीसी नेट और सीयूटी पीजी, तो इससे अच्छी अफोर्डेबल रिसोर्स नहीं है। ये कोई बोस्ट नहीं है, कोई ईगो नहीं है, ये मैटर ऑफ फैक्ट है। यूजीसी नेट की जो एग्जाम गाइड है, इसके साथ में बेस्ट 1000 एमसीक्यू और एग्जाम गाइड फॉर पॉल साइंस एंट्रेंस टेस्ट एंड सीयूईटी पीजी गाइड एंड ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस, ये आप लोगों ने इस बुक को, इन बुक्स को सबसे अधिक पॉपुलर एग्जाम रिसोर्स बुक बनाया है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इन सब की डायरेक्ट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, जहां से आप इस इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो खास करके तीन तरह के स्टूडेंट के लिए है। यदि आपने बीए ऑनर्स पास किया है, अब तो 4 साल वाले भी अब पास करने वाले हैं, तो और यदि आप मास्टर्स परसू करना चाहते हैं, तो अब आपको पता होना चाहिए, बिकॉज जैसे ही आप मास्टर्स में जाते हैं आप यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या आपने मास्टर्स पास कर लिया है तो, और आप परसू करना चाहते हैं एकेडमिक कैरियर, तो आपके लिए वीडियो है। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं या एक बार दे भी चुके हैं, तब भी आपको पता होना चाहिए। बहुत चीजें आपको पता नहीं होंगी जो मैं अभी आपको बताने चाह रहा हूँ। तो ये तीन टाइप के स्टूडेंट के लिए वीडियो इंटेंडेड है। लेट अस मूव अहेड। डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि और आगे की जानकारी में बढ़ें, आपको बताना मेरा कर्तव्य है और आपका जानना अधिकार कि फर्स्ट टाइम मैं कोशिश कर रहा हूं एक फाउंडेशन बैच, जिसमें कि लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों तरह की क्लासेस से जितने सिलेबस के टॉपिक हैं यूजीसी नेट के, उसको एक एक करके उस तरीके से कवर किया जाए जिससे कि आप उस एग्जामिनेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक फैक्ट है, उसको आप इंटरनलाइज कर सकें। इट विल बी ए वेरी एक्साइटिंग काइंड ऑफ एक्सरसाइज। मैं भी देखना चाहता हूं कैसा रहता है। ये स्टूडेंट के अनुरोध पे शुरू किया गया है। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि यूजीसी नेट के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट, पीएससी सबके लिए यूजफुल होगा, तो अभी रजिस्ट्रेशन ऑन है। 10 तक जो है अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी है। आप अपने नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर को इस मेल आईडी पे भेज सकते हैं। POLSCL, आपको पता है बिल्कुल ये स्पेलिंग, @gmail। इतना आसान है कि आप इसको याद रख सकते हैं। आप यदि 10 तारीख तक ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट भी होता है। रजिस्ट्रेशन इज ऑन। ये है क्या यूजीसी नेट? यूजीसी नेट एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एलिजिबिलिटी टेस्ट तीन चीजों के लिए, पहले दो थी अब तीन हो गई है। ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल डिक्लेयर करता है कि आप किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, प्राइवेट या पब्लिक फंडेड, आप असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बड़ी एलिजिबिलिटी है। दूसरा, आपको ये जेआरएफ स्कॉलरशिप पाने के लिए एज ए जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो, जो बहुत हैंडसम स्कॉलरशिप है, टैक्स फ्री है, वो उसके साथ में पीएचडी करने को आपको एलिजिबल करता है। इसके साथ में विदाउट एश्योर्ड स्कॉलरशिप पीएचडी एडमिशन आपको ये इसके लिए एलिजिबल करता है। तो तीन तरह की एलिजिबिलिटी है, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी। सेकंड पॉइंट है कि ये यदि आप इसको क्वालिफाई करते हो तो केवल यही नहीं आपको जेआरएफ स्कॉलरशिप मिलती है, कुछ और भी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। जैसे नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट, एनएफएससी मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। इसके अलावा आपको नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस भी उसी मिनिस्ट्री से मिलती है। और भी कई स्कॉलरशिप आपको मिल सकते हैं, कुछ प्राइवेटली फंडेड भी है। और जैसा मैंने कहा, तीन टाइप की एलिजिबिलिटी है। एक आपको मिलता है जो टॉप, यदि आप टॉप मतलब बहुत आधे से भी कम परसेंटाइल, मीन्स करीब 50,000 मान लो स्टूडेंट अपियर होते हैं पॉलिटिकल साइंस में, मैं कह रहा हूँ, तो करीब 200 को जो है, 200 को जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसरशिप
मिलती है। जो हाईएस्ट कैटेगरी की एलिजिबिलिटी है, आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए भी एलिजिबल हो और साथ में आप जेआरएफ स्कॉलरशिप पाते हुए पीएचडी भी कर सकते हो। मतलब आपके दोनों हाथ में लड्डू है। यदि आपको उससे कम नंबर आते हैं, जो कि करीब 5,000 के आसपास हो सकती है, करीब 10% स्टूडेंट को, तो वो उसमें आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर केवल मिलती है एलिजिबिलिटी। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करनी पड़ेगी, इंटरव्यू देना होगा और फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। एक थोड़ा रास्ता आपको तय करना पड़ता है। और थर्ड है, उससे भी कम यदि लाते हो तो आपको पीएचडी एडमिशन जो है बिना किसी स्क्रीनिंग टेस्ट के आपको देने का, मतलब इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। आसानी से पीएचडी में एडमिशन हो जाती है यदि आप ओनली पीएचडी क्वालिफाइड हो। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके, डेफिनेट। अब देखो, वैलिडिटी जो नेट जेआरएफ सर्टिफिकेट की मिलती है जब एग्जामिनेशन होता है तो उसके 1 डेढ़ महीने के अंदर मिलती है। अभी जून का तो कुछ पता चल नहीं रहा है, थोड़ी लेट हो गई है, कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ लगता है कोई शायद सोशियोलॉजी की पेपर कुछ लोग कह रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कि वो लीक हुई है, कोर्ट में कुछ केस चल रहा है, बट एनीवेज, नहीं तो अभी तक जो है सर्टिफिकेट इशू होने तक का टाइम हो जाना चाहिए था जून साइकिल का। हर 6 महीने पे होता है, जनरली जून में टेस्ट होती है और फिर दिसंबर में होती है। इसको साइकिल कहते हैं, साल में 2 बार ये टेस्ट होती है। तो जो वैलिडिटी है नेट सर्टिफिकेट की, जो यदि केवल आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दी हो तो लाइफ टाइम होती है। आप कभी भी आपको पूरा लाइफ टाइम के लिए आप एलिजिबल हो, कभी भी स्क्रीनिंग टेस्ट दो, इंटरव्यू दो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनो। यदि आप जेआरएफ किए हुए हो, जो हाईएस्ट कैटेगरी है, और आप पीएचडी करना चाहते हो तो केवल 3 साल है, ध्यान रखना इस बात का। 3 साल के अंदर अवार्ड लेटर के डेट से आपको पीएचडी ज्वाइन कर लेना है। और केवल यदि पीएचडी है तो ओनली 1 ईयर है, बहुत कम है। 1 साल के अंदर आपको पीएचडी एडमिशन सिक्योर करना है। बेनिफिट्स तो बहुत ऑब्वियस है, अभी तक आप लगभग समझ गए होंगे। यदि मान लो आपको सबसे लोअर कैटेगरी मिलती है एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी एडमिशन, तो आपको पीएचडी की जो यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस टेस्ट होती है, स्क्रीनिंग टेस्ट, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। आप सीधा जो है आप इंटरव्यू दे पाते हो। स्कॉलरशिप जेआरएफ वाली तो नहीं मिलती है, लेकिन एक बात ध्यान रखो डियर स्टूडेंट, कि किसी भी पीएचडी स्टूडेंट को पैसे बहुत तरह से मिलते हैं। आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलता है, आप पढ़ाते हो यूनिवर्सिटी में, कुछ आपको असाइनमेंट दिया जाता है, किसी बड़े प्रोफेसर के अंदर में जो रिसर्च कर रहे हैं उनको फंडिंग मिलती है, उनको हेल्प करते हो। इस तरीके से, और कुछ बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप हैं, कॉलेज के स्कॉलरशिप है, प्राइवेट है, वो सब आपको मिलता है, कुछ तो पैसे मिलते ही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर यदि आप क्वालिफाई करते हो, उसको हम नेट क्वालिफिकेशन बोलते हैं, ओनली नेट, नॉट जेआरएफ। तो आप टीचिंग जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर आपको जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, दोनों में आपको कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं देनी पड़ती है। तो उसमें तो सीधा आप इंटरव्यू देते हो और 70% आपका जो है वो नेट के जो स्कोर होते हैं, आपका जो एकेडमिक स्कोर होता है, एपीआई कहते हैं, और प्लस 30% इंटरव्यू, इन दोनों मिला करके आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको हो जाता है। लेकिन यदि आप स्टेट डिग्री कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती है, तो जनरली आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ता है, इसको असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट कहते हैं। वो स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वालिफाई होकर के फिर आप इंटरव्यू देते हो। फिर तो सेम प्रोसेस है, जो एकेडमिक आपकी जो इंडिकेटर है प्लस आपका जो इंटरव्यू है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। आपको एसईटी टेस्ट से मुक्ति मिल जाती है। एसईटी क्या होता है? मान लो आप बिहार का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हो पॉलिटिकल साइंस में, तो आप केवल बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो, ध्यान रखो। तो वो, आपको यदि नेट क्वालिफाइड हो तो आप किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर का स्क्रीनिंग टेस्ट या इंटरव्यू दे सकते हो। कोई वहां की एसईटी लेने की जरूरत नहीं है, गौर करो इस पे। एक एनईटी से पूरे 28 राज्य और यूनियन टेरिटरी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबल है। तो नहीं तो हर स्टेट का आपको एसईटी क्वालिफाई करना होगा, जिस स्टेट में भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो। अब देखो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो हाईएस्ट लेवल की एलिजिबिलिटी है, उसमें तो बहुत कुछ मिलता है। आपको टीचिंग जॉब तो मिलता ही है कि आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी इंडिया में जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हो, और जेआरएफ स्कॉलर ज्यादा प्रेफर्ड होते हैं, उनको आसानी से जॉब मिलती है। इसके अलावा यदि आप पीएचडी करना चाहते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, जो कि बहुत हैंडसम है। 5 साल तक स्कॉलरशिप मिलता है। फर्स्ट 2 ईयर में 37,000 पर मंथ, प्लस एचआरए भी मिलता है 5 से 7 हजार, 10 हजार रुपये। और 3 साल के लिए 42,000 प्लस एचआरए मिलती है।
इसके अलावा कंटिजेंसी अमाउंट भी 10,000 पर एनम मिलता है, बहुत हैंडसम है। और ये सब टैक्स फ्री है, ध्यान रखना। तो आपको जब आप टैक्स के चक्कर में पड़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कोई यदि 60,000 रुपया दे रहा है तो एक्चुअली में वो आपको 45,000 दे रहा है। तो ये बहुत अच्छी एक तरह से नौकरी जैसी हो जाती है। इसके अलावा जो है आप रिसर्चर का जॉब कर सकते हो। जब आप रिसर्च कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिलती है रिसर्च फॉर्म में या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। पीएचडी किए हुए को काफी आजकल इज्जत दी जाती है, और बहुत ज्यादा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी रिसर्च स्कॉलर को काफी तवज्जो देते हैं। बहुत जगह आपको जॉब मिलता है। आप जो है फ्रीलांसिंग कर सकते हो, फ्रीलांस रिसर्च कर सकते हो, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर सकते हो, बुक लिख सकते हो, पढ़ा सकते हो। तो ये 3 बेनिफिट आपको मिलते हैं। अब आइए देखते हैं एलिजिबिलिटी। हु आर एलिजिबल टू अपीयर इन यूजीसी नेट। तो फर्स्ट है कि मास्टर डिग्री आपको रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए, 55% मार्क्स। एक यहाँ पे एक और समस्या है जो मैंने लिखा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने पॉल साइंस में आपने मास्टर्स किया, और पॉल साइंस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट, पचासों सब्जेक्ट हैं उसमें से पॉल साइंस है, तो फिर आप जो है इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं अपेयर हो सकते। मेरी बात समझो। जैसे मान लो आपने जो है मास्टर्स किया है आईआर में, तो आईआर चूंकि सब्जेक्ट है यूजीसी नेट में स्पेसिफिकली, तो आप पॉल साइंस से अपेयर नहीं हो सकते। इस बात का ध्यान रखना है। यदि आपने किसी ऐसे सब्जेक्ट से मास्टर्स किया है जो यूजीसी नेट के सब्जेक्ट लिस्ट में है ही नहीं, तो फिर आप बहुत फायदे में हो, क्योंकि आप फिर किसी भी सब्जेक्ट से अपेयर हो सकते हो। लेकिन यदि आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है और वो सब्जेक्ट यूजीसी नेट के सब्जेक्ट लिस्ट में है, तो आपको उसी में यूजीसी नेट देना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर समझना है। और 55% मार्क्स भी चाहिए। लेकिन ये रिलैक्सेशन है 5% मार्क्स का। यदि एस सी एस टी ओबीसी पर्सन विथ डिसेबिलिटी हो या थर्ड जेंडर हो, तो आपको 5% मार्क्स का फायदा मिलता है। इसके अलावा अपियरिंग कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, लेकिन आपको मास्टर्स डिग्री 2 साल के अंदर रिजल्ट निकलने के ऑब्टेन करना होगा। अब यहाँ पे देखो क्या कंफ्यूजन होता है। आज ही मेरे किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर, बहुत सारे हमारे सीनियर कह रहे हैं कि आपको फाइनल सेमेस्टर में होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक ही रूल है कि आपको 2 साल के अंदर मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करना है। इसका मतलब क्या है कि इवन यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी यदि आप हो, तो आप अपियर हो सकते हो। यदि कोई स्पेसिफिक फॉर्म में कॉलम ना हो कि आप किस सेमेस्टर को, ऐसा हो भी नहीं सकता है। केवल आप अपियरिंग कैंडिडेट अपने को कहोगे, उस फॉर्म में होगा वेदर यू हैव कंप्लीटेड योर मास्टर और यू आर अपियरिंग। आप कहोगे अपियरिंग, और आपको 2 साल के अंदर मास्टर्स की डिग्री देनी होगी। इसका मतलब क्या है, मैं फिर से कह रहा हूं, यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो मास्टर्स के, तब भी आप यूजीसी नेट दे सकते हो, क्योंकि आप तो 1.5 साल के अंदर ही जो है मास्टर्स कंप्लीट करेंगे। यदि आपने फॉरेन से, जैसे मैंने जो है 1 साल का एलएसी से किया है, उस मास्टर्स को क्या यहाँ रिकॉग्नाइज मिलेगी? ये डिपेंड करता है कि एक एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज है जो AIUAC.in, इसमें आपको अपनी सर्टिफिकेट दे करके चेक करना होगा कि वेदर यू आर एलिजिबल। जनरली अब जो है अभी गवर्नमेंट ने और इसको रिलैक्स कर दिया है, और फॉरेन की डिग्री सर्टिफिकेट को अब मान्यता यूजीसी नेट देती है। तो जनरली आप ये मान के चलो कि यदि फॉरेन का आप 1 ईयर मास्टर्स किए हो, क्योंकि वहां मास्टर्स 1 ईयर का ही होता है, तो यहाँ पे आपको अलाउ किया जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा चांस। एज लिमिट भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए तो कोई एज लिमिट नहीं है। आप 70 साल के 80 साल के दे सकते हो। जेआरएफ के लिए एज लिमिट है 30 साल आपको चाहिए। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एग्जामिनेशन कंक्लूड्स। एग्जामिनेशन मान लो जून में कंक्लूड हुई है, तो 1 जून को आपकी कितनी उम्र है, यदि 30 साल से कम है तभी दे सकते हो। लेकिन इसमें भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। SC ST OBC PWD ट्रांसजेंडर एंड प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंस यदि आपको है, तब भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। और आर्म फोर्सेस के जो सर्विस मैन है, उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। यदि आप LLM मतलब लॉ की डिग्री होल्ड करते हो, तो उसको भी 3 साल का रिलैक्सेशन, वो 33 साल तक दे सकते हो। अब है कि यूजीसी नेट करने के बाद क्या करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्टूडेंट पूछते हैं। यदि आपको केवल पीएचडी एडमिशन के लिए मिली है आहर्ता एलिजिबिलिटी, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि फिर से आपको नेट जेआरएफ देना चाहिए। देखो डियर स्टूडेंट, ये साल में 2 बार एग्जाम होती है।
आपको 3 साल तो देख ही सकते हो इसको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 3 साल में आपका पूरी लुटिया डूब जाएगा। आप बहुत सारी चीजें साथ में कर सकते हो, मास्टर्स कर रहे हो, साथ में आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपेयर कर रहे हो, पब्लिक सर्विस कमीशन कर रहे हो, तो आप तीन तो 6 साइकिल तो आप दे सकते हो। और 6 साइकिल में मेरा दावा है कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो 6 अटेम्प्ट में ना हो। यदि आपने ठान लिया तो आप जेआरएफ करोगे, तो आपको अनदर अटेम्प्ट देनी चाहिए। देन आप पीएचडी यदि करना चाहते हो तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पीएचडी नोटिफिकेशन पे ध्यान रखो, उसमें एक चॉइस होगा एग्जम्प्टेड फ्रॉम पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, आप उस कैटेगरी में अप्लाई करो, ये कहते हुए कि मैंने नेट यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है फॉर पीएचडी। देन आप एक रिसर्च प्रपोजल बनाओ, 1500 से 2000 वर्ड। यहाँ पूरा रिसर्च नहीं लिखना है, जस्ट कि आप किस टॉपिक पे करना चाहते हो। आजकल तो एआई आपको बना देगा, लेकिन उसको बहुत सुधार करने की जरूरत होगी। ऐसा नहीं एआई बना दिया और सीधा लेके चले गए तो आपको बहुत परेशानी होगी, उसको काफी मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको, लेकिन फिर भी एआई काफी हेल्प कर सकता है। तो आप रिसर्च प्रपोजल बना लो, उसके बाद आप उसको ठीक से, चूंकि आपने एआई का मदद लिया है तो ध्यान रखो कि आपको रियली पैशन होना चाहिए उस रिसर्च प्रपोजल क्वेश्चन से। यदि आपने रियली पैशनेट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि एआई से मदद लिए हो चाहे नहीं लिए हो, लेकिन यदि नहीं पैशनेट हो तो आपकी चोरी बिल्कुल पकड़ी जाएगी, मैं 100% कहता हूँ। इसलिए ये मत समझना कि केवल रिसर्च प्रपोजल कोई लिख दे बना दे तो आपको इंटरव्यू में हो जाएगा। क्यों? उसका कारण मैं बताता हूँ। क्योंकि सिलेक्शन जो है 70% वेटेज जो है वो यूजीसी नेट के मार्क्स और परसेंटाइल पे होगी, और 30% वेटेज केवल इंटरव्यू का होगा। लेकिन ये 30% मेक एंड ब्रेक कई बार होता है, और इस 30% में वो आपके रिसर्च प्रपोजल्स के अंदर घुस के आपको पूछेंगे। और प्रोफेसर इतने समझदार होते हैं कि वो समझ जाते हैं कि आपने उस सब्जेक्ट को ठीक से समझा है कि नहीं, उस रिसर्च क्वेश्चन से आपका जुड़ाव है कि नहीं, पैशनेट है कि नहीं, ये बिल्कुल पकड़ लेते हैं। एडमिशन यदि आपको हो जाता है 70-30 क्राइटेरिया, इसको कहते हैं 70-30 क्राइटेरिया, यदि इस पे हो जाती है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन मिलने के बाद आपको कई तरह के स्कॉलरशिप, एनएफएससी, एनएफओबीसी, मतलब नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी, नेशनल फेलोशिप फॉर एससी, एंड एमएएनएफ, ये सब जो है आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप आप टैप कर सकते हो। टीचिंग असिस्टेंटशिप ले सकते हो यूनिवर्सिटी से। और फिर जो है आप आगे की तैयारी जो है यूजीसी नेट की करके नेट क्वालिफाई कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, साथ में पीएचडी भी कर सकते हो, पीजीटी टीचर बन सकते हो, पीएससी एंड ऑल। तो काफी आपके पास ऑप्शन है। यदि आपने केवल नेट क्वालिफाई किया है, मतलब आपने जेआरएफ नहीं किया है लेकिन नेट किया है, बहुत अच्छी बात है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबिलिटी हो गई। अब जो है देखो, हर स्टेट आजकल निकालती रहती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी निकालती रहती है। यदि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी एडवर्टीजमेंट निकालती है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो इसकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अलग है। और यदि जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी अलग है। यदि सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटी सीधा निकालती है तो इसमें कोई स्क्रीनिंग टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है, सीधा आप जो है इंटरव्यू देते हो। लेकिन यहाँ भी जो है 70-30 क्राइटेरिया है। 70% वेटेज जो है 100 पॉइंट स्केल बनाया जाता है, जिसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं, एपीआई। उसमें आपका क्लास 10 में, फिर 12, ग्रेजुएशन, मास्टर्स एंड ऑल सब का जो एक आपका स्कोर है सीजीपीए, उन सब के बेसिस पे एक आपको स्कोर दिया जाता है, और फिर पर्सनल इंटरव्यू में 30% और 70-30 के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होती, इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा कि यदि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है या कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू यदि हो रही है, तो उसकी एडवर्टीजमेंट निकलेगी, वहां आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा, जिसको हम असिस्टेंट प्रोफेसर टेस्ट कहते हैं। अच्छा खासा उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार तो वो क्वेश्चन काफी, कुछ स्टेट में काफी टफ होते हैं, लाइक जेएनके में काफी टफ होते हैं, आरपीएससी काफी टफ होती है, एमपीपीएससी का भी काफी टफ होती है। टफ होने से कोई फर्क पड़ता नहीं, काफी लो स्कोर पे क्वालिफिकेशन होती है, और फिर फॉलोड बाय इंटरव्यू होता है। चूंकि यहाँ पे वो एपीआई वाली जो है वो खत्म हो गई है, तो यहाँ पे जो है इंटरव्यू ही बेसिस होगा। लेकिन कई जगह मैंने पढ़ा है कि यहाँ भी 70-30 क्राइटेरिया होता है, तो थोड़ा इसको जांच कर लेंगे। 70-30 यहाँ भी होता हो। डिफरेंस दोनों में के लिए है कि इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होती, सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में, और गवर्नमेंट कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में होती है। यदि प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे तो कोई स्क्रीनिंग से कोई खास मतलब नहीं है, सीधा अपना सीवी
मतलब जो बायोडेटा होता है बढ़िया से बना करके एडवर्टीजमेंट करके इसमें भेजो और सीधा इंटरव्यू लोग लेते हैं। और आप यदि पढ़ाना जानते हो तो आपको वो रख लेते हैं। इसके अलावा जो है आपका एक एम तो ऑलवेज होगा कि चलो फिर से देते हैं यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। मेरे कई स्टूडेंट जो है नेट क्वालिफाइड होते हैं, फिर वही वो मॉक टेस्ट लेते हैं, फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर रहे हैं और फिर वो जो है जेआरएफ की ट्राई करते हैं। वो तो आपको करना ही चाहिए। यदि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत वंडरफुल आपको अपॉर्चुनिटी देता है। आपको 3 साल के अंदर पीएचडी में एडमिशन लेना है, इस बात का ध्यान रखना। 3 साल खत्म हुआ आपका वो जेआरएफ सर्टिफिकेट इनवैलिड। रिसर्च प्रपोजल बनाना सेम है जैसे कि आप पीएचडी में करते हो। देन आप पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन चेक करना वैसे ही है जैसे कि आप नॉर्मल के लिए करते हो। वहां भी आप एग्जम्प्टेड फ्रॉम पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट वाले कैटेगरी में अप्लाई करोगे और सीधा इंटरव्यू होगा। यहाँ पे कोई 70-30 फॉर्मूला नहीं है, ध्यान। सीधा इंटरव्यू के बेसिस और रिसर्च प्रपोजल जो आपने दिया है उस पर क्वेश्चन पूछेंगे, उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये डिफरेंट है देन ओनली पीएचडी वाले। देन आप कैसे अपना मंथली स्टाइपेंड एक्टिवेट करते हो? पहले जो है एडमिशन ले लो। एडमिशन लेने के बाद अपना यूनिवर्सिटी अकाउंट जो आपकी है, जो आपको यूजीसी नेट देता है, उसको यूजीसी पोर्टल से जो है उसको लिंक करना होता है। सब ऑनलाइन होता है, आप उसको लिंक करते हो। वहाँ 3 डॉक्यूमेंट देते हो। पीएचडी सर्टिफिकेट, ज्वाइनिंग फॉर द पीएचडी सर्टिफिकेट आपको कॉलेज दिया, यूनिवर्सिटी देगा कि हाँ आपने ज्वाइन कर लिया। जेआरएफ की जो अवार्ड लेटर है और एचआरए कहाँ रह रहे हो उसका क्या भाड़ा है, अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन होता है, ये देते हो और आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में आने शुरू हो जाती है। कुछ टाइम लगता है, कुछ स्टूडेंट ने कहा है 3-4 महीने बाद आती है, कुछ ने तो यहाँ तक कहा है कि 6 महीने बाद मेरा शुरू हुआ, लेकिन आ जाती है। आपको पहले का पैसा भी मिल जाता है। और याद रखो कि वो बहुत हैंडसम पैसा है, टैक्स फ्री है, एक तरह का जॉब है। आपको बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि आप अर्न करने शुरू कर देते हो। इसके अलावा आपका बहुत हाई चांस होता है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जो इंटरव्यू होती है उसमें आपको सिलेक्शन का बहुत ज्यादा चांस होता है। यहाँ पे एक बात ये भी है कि क्या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकता हूँ, साथ में पीएचडी भी कर सकता हूँ? यस। लेकिन आपको पीएचडी स्कॉलरशिप लेना बंद करना होगा। दूसरा, आपको यूनिवर्सिटी से अपना कैटेगरी चेंज करना होगा कि अब हम फुल टाइम जेआरएफ स्कॉलर नहीं है, हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन हम पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं। जनरली हर यूनिवर्सिटी इसको अलाउ करती है। यदि सेम यूनिवर्सिटी में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर मिलता है तो वहां भी आपको अलाउ किया जाएगा कि आप साथ में पीएचडी भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आपको स्कॉलरशिप नहीं लेना, क्योंकि आप सैलरी ले रहे हो। 2 जगह से पैसे गवर्नमेंट से नहीं ले सकते। डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हो सकता है इसकी वॉल्यूम आपको थोड़ी लो आ रही हो, सॉरी फॉर दैट। मैं देखूंगा कि इस माइक में क्या इशू हो सकती है। थोड़ा कान लगा के सुनना। और यदि आप यूजीसी नेट और सेट असिस्टेंट प्रोफेसर की फाउंडेशन बैच जो फर्स्ट टाइम कोशिश की जा रही है पॉल साइंस हेल्प प्लेटफॉर्म पे, कि बिफोर आप पीवाई क्यूए और एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट से अपनी शार्पन करो कॉम्पिटिटिव स्किल, बेसिक फाउंडेशन जो सिलेबस में यूजीसी नेट की है उसको यदि एक डायलॉग के थ्रू मिल करके, इट्स ए साझा प्रयास है, मैं आपके साथ डायलॉग करूंगा और कोशिश करेंगे एक बार रिविजिट करने की सभी टॉपिक को और समझने की। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी रजिस्ट्रेशन ऑन है। 10 अगस्त तक आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट के साथ इसको कर सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं इस पे polscl@gmail, इस पे आप मेल करें अपना नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर। यहाँ पे ये वेबसाइट है। ईमेल जो मैं कह रहा था यहाँ पे है। टेलीग्राम चैनल पे भी आप देखते रहें, इस संबंध में काफी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और ट्विटर पे भी, उसको आप एक्स कहते हैं, वहां भी पोस्ट की जा रही है। यदि आप सीयूईटी पीजी के स्टूडेंट हैं, 2027 का इंतजार कर रहे हैं फाउंडेशन बैच का, तो 15 सितंबर 2026 से स्टार्ट होगी। चलिए मिलते हैं फिर एक और किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।